असल में क्योंकि हमने इस्टेब्लिशमेंट पर ही बात करनी है और आपने अच्छा किया कि आपने इसके हवाले दिए। इस्टेब्लिशमेंट ने नर्चर किया, ज़ाहिर है अब तो उसके इतने सबूत आ गए हैं कि कोई भी जी शऊर देख सकता है। अचानक ये प्रोजेक्ट इमरान बंद करके अचानक पीडीएम को सर पे बिठा लेना, इसके पीछे कोई कोई प्रैक्टिकल वजह थी, कोई टेक्निकल वजह थी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से? यार आप देखें ना, अब यही सबसे अफसोसनाक बात है कि इतनी इमेच्योरिटी है डिसीजन मेकिंग में, इतनी इमेच्योरिटी है कि अगर आपका ये वतीरा है ही कि आपने इस मुल्क को चलाना है, तो फिर कम से कम डिसीजंस ही मैच्योर ले लें। पहले तो बात ये है कि इनका ये काम ही है कि मुल्क को चलाएं, और अगर चलाने लगते हैं तो फिर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है नहीं। इनका आईक्यू कितना बड़ा है, आप उससे ये अंदाजा कर लें कि बोल चैनल लॉन्च किया गया, उसके जो मालिक थे शोएब शेख साहब, उन्होंने आज तक अपने लोगों की तनख्वाहें नहीं दी। जो पहली दफ़ा लॉन्च किया उसके बाद भी नहीं दी, दूसरी दफ़ा लॉन्च किया उसके बाद भी नहीं दी, लोगों को निकालते रहे और आज तक वो लोग जो, हालाँकि जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं भी थी, वो बेचारे कागज़ लेके और रसीदें लेके फिर रहे हैं। अच्छा, इस उस और वो शख्स जो था रोज़ाना कौमी तराना पढ़ के और इस्लाम का नाम लेके बैज पाकिस्तान के झंडे के लगा के आया करता था, और काम क्या था उसका? जाली डिग्रियाँ बेचना। और इसी तरह अपने ऑफ़िस में क्या काम था? टैक्स लोगों के काटते थे और हुकूमत को पे नहीं करते थे, कैश में सैलरीज़ दे देते थे, जो कि एक सीधी-सीधी बात है कि ये कोई एक नंबर धंधा नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने आप न्यूज़ लॉन्च किया, वो भी देखें, वो भी उनसे लॉन्च नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद उसको बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर केस बनाने की उस पे बहुत कोशिश की। अच्छा, अब बात ये है कि ये तो सिर्फ़ 2 मिसालें हैं ना जो मेरी आँखों देखी हुई। मसला ये है कि इनका आईक्यू लेवल स्टेट क्राफ्ट में, स्टेट बिल्डिंग में, स्टेट्समैनशिप के तौर पर इतना कम है कि उसके सबूत हमें हमारी पूरी हिस्ट्री में नज़र आते हैं। तो मैं इनकी बदनीति या कोई और चीज़ तो नहीं कह सकता, ज़ाहिर है उसको तो जाके हम नहीं देख सकते। लेकिन ये इस काम में बहुत ही पुअर हैं, और ना सिर्फ़ ये चेक करने में पुअर हैं कि पाकिस्तान की भलाई के लिए क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, बल्कि इसमें भी बहुत पुअर हैं कि कौन-सा इंसान जो है, वो क्या काम बेहतर कर सकता है। मतलब बहुत देर में इनको जाके जब इनके अपने मफादात पे ज़द पड़ना शुरू हुई, तो इनको इनको अंदाज़ा हुआ हो ये शख्स तो ठीक नहीं है। ये तो हमारे फ़ायदे में नहीं है, तो लिहाज़ा पाकिस्तान के फ़ायदे में भी नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, वो जिस भी मराहल से गुज़र के आती रही, उसके जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस थे, वो तमाम इस तरह के थे, या उनके बड़े-बड़े डिसीजन इस तरह के थे जो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी थे और उन्होंने लिए। जैसे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना, बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान का जो है उनका मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान में इंटरनेट लेकर लेकर आना, आपको पता है सबसे पहले उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया था। अच्छा, उस वक़्त जब ये उनको किसी ने कहा भी नहीं था, उसके बाद वाजपेयी को पाकिस्तान लेके आना, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1971 के बाद एक बहुत बड़ा मौका आया था, 1947, 1971 और 99 में, जब वाजपेयी चल के पाकिस्तान आ गए। उनको उस वक़्त वो जो 50 साल की भी मुश्किल थी लीडरशिप, उसको अंदाज़ा था कि इस तरह पाकिस्तान और ये पूरा खित्ता तरक्की करेगा। इंडिया का इंतहाब पसंद वज़ीर-ए-आज़म को, जो इंतहाब पसंद सो कॉल्ड पार्टी से आया था, बीजेपी से, उसको भी अंदाज़ा था कि यही तरीका है इस रीजन को आगे लेके जाने का। उस वक़्त भी जनरल मुशर्रफ ने मज़हबी तंज़ीमों से उसके खिलाफ मुज़ाहरे करवाए, पत्थर बरसाए, सब कुछ किया, लेकिन उन लोगों ने पूरी अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए वो स्टेप लिया, अपनी सियासत भी दाँव पे लगाई। लेकिन इन लोगों ने कारगिल कर दिया। तो बात ये है कि मैंने तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने देखा, मैंने क्या, आप ये तो हिस्ट्री अब सबके सामने है ना, कि वो तमाम स्टेप्स जिनसे ये सियासतदानों को जो है बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करते रहे, वो सारे स्टेप फिर ये डेस्परेटली खुद लेने की कोशिश करते रहे। अभी जनरल बायो साहब इमरान खान से क्या कहते थे कि हमने इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने हैं, क्योंकि रीजन्स तरक्की करते हैं, ये राइट शरीफ साहब कहा करते थे। उससे पहले जनरल मुशर्रफ ने भी फिर यही किया, जिस बात पे नवाज शरीफ के खिलाफ मुजाहरे करवाए और उनके जुलूस पर पत्थर बरसाए जब वाजपेयी आया, फिर वही करने उसी वाजपेयी के साथ खुद हाथ मिलाने के लिए आगे चले गए। तो इनका आईक्यू बस इतना ही है कि अपनी, जैसे असद जरदारी ने कहा था कि मेरी अपनी तरक्की तक, बस इतना ही। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है कि वो शख्स ये समझते हैं, ज़ाहिर है उनके पास जब पावर होती है तो उनको लगता है शायद मैं पूरे मुल्क का अब मसीहा मैं बन गया हूँ, क्योंकि मेरे पास पावर आ गई है। ये एक ऐसी उनकी सोच है कि जब उनके हाथ में पावर होती है तो वो फिर उस सोच को एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करते हैं, और जब एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं तो फिर पूरे मुल्क का नुकसान करवा देते हैं। जब बाया साहब एक्सटेंशन ले रहे थे तो मेरे ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, कोई जाके चेक कर सकता है, मैंने 2-3 दफ़ा ये कहा मुसलसल कि हम पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं।
आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी जानी चाहिए इस तरह। ना सिर्फ फौज, फौज भी कमजोर होगी क्योंकि मेरिट पे जब चीज नहीं जाएगी तो वो एक ही इंस्टीट्यूशन है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जिसके पिलर पे पाकिस्तान स्टेबल है। स्टेबिलिटी फैक्टर तो फौज ही है ना पाकिस्तान में। अच्छी, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन ये है। अच्छा, उसको स्ट्रांग रहना चाहिए ताकि हम एवोल्यूशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप बाकी स्टेट के पिलर्स भी जो हैं, स्टेट में जो स्टेबिलिटी के लिए पिलर जरूरी हैं उनको बिल्ड कर सकें। और इस पिलर को भी इतना मजबूत रहना चाहिए कि पाकिस्तान की छत को सहारा दे सके। लेकिन वो, ज़ाहिर है हमारी आवाज़ कौन उस वक्त सुन रहा था? उस वक्त तो एक सारी जमातों को शौक था कि हम ज्यादा से ज्यादा बाजवा साहब की खुशनुदी हासिल कर लें। अब इस वक्त भी वही सूरत हाल है। तो ये इन मेरा शिकवा उनसे ये है कि वो अपने आप को जितना दूर रस सोचने वाला समझते हैं उतने हैं बदकिस्मती से, और उसका नुकसान सबको झेलना पड़ता है। फैसल भाई, ये तो हुआ उसूली जवाब। मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली अगर आप हमें बता सकें, अगर आपकी नॉलेज में है, खबर है या तज्जिया है, कि खान साहब को अबेंडन करने और पीडीएम को दोबारा सर पे बिठाने या अपना माउथ पीस बनाने की एग्जैक्टली कोई वजह थी खास, या बस बोर हो गए थे कि यार ये प्लान नहीं चल रहा था वजह तो यही थी ना दोबारा कि करते वर्क नहीं कर रहा था। वजह वजह यही थी ना कि वो वर्क नहीं कर रहा था। जो जिस जिस बात को समझ के उन्होंने 18वीं तरमीम के खिलाफ, इन तमाम जमातों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग, पॉपुलस, क्रिस्मेटिक और जिसके अंदर अपील भी थी, इसमें कोई शक नहीं है। नौजवानों के लिए आज भी सबसे ज्यादा नौजवान उन्हीं के साथ हैं। तो वो उसको लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद उनकी अपनी उम्मीदें दम तोड़ने लगी। सबसे पहले तो आपको पता है कि पंजाब का इशू हुआ कि इस पे उनको उनको लगता था कि सबसे बड़ा सूबा जो है वो एक ऐसे शख्स को दिया गया जो उनके ख्याल में कम्पिटेंट नहीं था। बात यह है कि मैं तो इस बात को नहीं मानता। जो 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 पार्टी लीडर है, अगर वो समझता है, उसने वोट लेकर आया है, तो वो जो शख्स जिसको चाहे लगाए। कौन होता है उस पर एतराज करना? एतराज कर सकते हैं लेकिन आप जबरदस्ती तो नहीं ना आप कर सकते। असूली बात तो ये है। हाँ, मैं भी बुजदार साहब के मैंने उसको कभी भी पसंद नहीं किया उनको, लेकिन हक तो जिस बंदे का है उसका उसका आना पड़ेगा ना। क्योंकि मुल्क तो तभी चल सकता है जब आप असूल पे चलाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि दो फैक्टर थे। पहला ये कि आप देखें वो इंटरनेशनली पाकिस्तान के फौज की जो लाइफ लाइन है, यानी अमेरिका से उनकी सपोर्ट, वेपन्स की सपोर्ट, इंटेलिजेंस की सपोर्ट, एक्सपोर्ट पाकिस्तान की, वो बहुत कमजोर होना शुरू हो गई थी। अ, दूसरी बात यह है कि जनरल बाजवा साहब को एक और एक्सटेंशन चाहिए थी, और दे ही स्टार्टेड टू प्ले गेम्स, जो कि ऑलवेज ये हमेशा करते हैं। तो उन गेम्स में वो डबल ट्रिपल गेम कर रहे थे, कई लेयर्स। तो उनको ये लग रहा था कि मैं इस गेम में अपने लिए एक एक्सटेंशन का जवाब तलाश कर लूंगा। तो इस सारी चीज ने ये रंग दिखाया जो हमारे सामने, और उसके बाद फिर उनसे स्टेबल भी नहीं हुआ। अभी फौज और पाकिस्तान जो कुछ झेल रहा है, जिस किस्म की पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ अम, अब हो रही है गुफ्तगू, ये तो हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। इंडिया में भी नहीं। इंडिया भी पूरी कोशिश के बावजूद ये नहीं कर सका, कोई मुल्क नहीं कर सका। तो ये क्यों है? क्योंकि सेंस ऑफ बिट्रेल है उन लोगों में जो अब खुद बता रहे हैं। अभी तो इमरान खान ने भी खुद कहा ना कि हमें तो दिखाते थे ये ला के फाइलें, हमें तो बताते थे कि ये देखें ये लोग सबसे करप्ट हैं। तो बात यह है कि अगर एक असूल पसंद इंसान हो तो पहले दिन तो उसको ये बात करनी चाहिए ना कि भाई मुझे आप ये क्यों दिखा रहे हैं, आपका तो काम ही नहीं है। इसका मतलब है कि आज आप उनकी फाइलें मुझे दिखा रहे हैं, तो कल को मेरे ऊपर चेक रखने के लिए मेरी फाइलें आप किसी को दिखाएंगे, या एटलीस्ट फाइलें अपने पास सेव करेंगे। तो फिर वही हुआ। आप देखें कि जिस दिन इमरान खान ने वजीर आजम बनना था, उससे चंद दिन पहले उनका स्मार्टफोन चोरी हो गया। फैसल भाई, जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये नई पैकेजिंग में बाजवा साहब ही हैं जो अल्टीमेटली इजहार राय पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। हम देख रहे हैं जर्नलिस्ट और न्यूज चैनल्स के साथ क्या हो रहा है। तो एक सियासी पार्टी को बिल्कुल रांदे दरगाह कर दिया गया है। तो मैं सवाल हम्म। बस रिपीट करूंगा, आसिम मुनीर साहब नए बाजवा साहब हैं? यार ये अब बाजवा साहब जो भी थे, उन्होंने 6 साल में अपना एक जो करेक्टर है ना वो शो किया। ठीक है, पहले 3 साल में वो कुछ और थे, चौथे साल में वो कुछ और थे, पांचवें छठे साल में कुछ और थे, और अब बिल्कुल और इंसान हमें नजर आते हैं। तो इनका तो भी चंद महीने हुए हैं। तो अभी मेरा ख्याल है कि टाइम दें। मैंने आपको बताया कि एक तो लेगेसी होती है जो आप चाहते या ना चाहते हुए आपके कंधे पे आ पड़ती है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स और न्यूज़ चैनल्स पर जो पाबंदी, और वहाँ कभी भी एक दिन के लिए हम इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। हर दौर में हमने इसकी मुखालफत की है, और फिर न्यूज़ मीडिया को छोड़ा है कि यहाँ हम आज़ादाना गुफ्तगू नहीं कर सकते, यहाँ सिवाय रेपिटेशन के कुछ भी नहीं है, जो जो प्रेस रिलीज आई उसको चलाना। तो ये तो हो नहीं सकता।
लेकिन बात ये है कि जो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, फंक्शनिंग कंट्री है, उसमें मैं ये बात कभी भी नहीं कर सकता कि मैं द फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात तो करूँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात तो करूँ, लेकिन मैं अदालत को ये ना कहूँ कि वो भी इंसाफ करे। जब आपकी अदालतें भी कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जब आपके आपके न्यूज़ चैनल भी बाकायदा कंडीशन किए गए हैं कई सालों में, और वहाँ और उसके बाद सियासी सियासी जमातें भी क्रिएट की गई हैं, नर्शर की गई हैं, और पूरे मुल्क में जो है एक मजहबी मजहबी ग्रुप भी हर वक्त एक तैयार रखा गया है कि जब जरूरत हो बंदे निकालने की, रोड ब्लॉक करने की, तो किसी न किसी इशू पे उनको भी निकाला जा सके। जब एक पूरा ऐसा सर्कल है, तो मुझे बताइए कि मैं किस चीज की हमायत करूं। मैं तो इस पूरे सेटअप को, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया। भी आपसे पहले भी एक पॉडकास्ट में कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी कि देखें, जब तक हम सेकुलर सेकुलर प्रिंसिपल्स पर डेमोक्रेसी को नहीं लाएंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं बिल्ड कर सकेंगे। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक टांग के ऊपर मजबूती से खड़े रहें। एक टांग के ऊपर आप मजबूती से नहीं खड़े हो सकते, आपको दोनों टांगों पर मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, और अपने पीठ पीछे भी एक सहारा खड़ा करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई आपको पुश करे तो आपके पीछे एक ताकतवर बैकअप मौजूद हो। तो वो बैकअप जो है आपको कभी भी डॉगमेटिक प्रिंसिपल्स नहीं देंगे। उसके लिए आपको उन प्रिंसिपल्स पर जाना पड़ेगा कि फ्री मीडिया, फ्री जुडिशरी, और फ्री जुडिशरी से ये मतलब नहीं जो इस वक्त है, कॉम्प्रोमाइज्ड जुडिशरी जो कि फौज से भी डर रही हो, पॉपुलिज्म से भी जो है डर रही हो, फैमिली से भी डर रही हो, और इस बात से भी डर रही हो कि मेरी रिटायरमेंट के बाद अगर अब वो वजीर आजम इकतदार में आया जिसके खिलाफ मैंने फैसला दिया, तो मेरा क्या होगा, मेरी इतनी चीजें बंद हो जाएंगी वो। तो और सियासतदान भी डर रहे हो कि अगर हमने फौज का साथ साथ ना दिया तो फिर हमारी जगह फिर एक नई पार्टी को नर्चर किया जाएगा, हमारे लोगों को तोड़ा जाएगा, हमें नायल कर दिया जाएगा। तो ऐसे माहौल में तो कुछ भी नहीं ना हो सकता सब। इसके लिए एक पाकिस्तान को नए इमरानी माहदे की अब जरूरत है। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स अवाम के सामने इस बात का एतराफ करें कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं, और एक ऐसे पाकिस्तान को लेकर चलें जो सबका हो, जो इस जोग्राफिए में चित्राल से लेकर नीचे बलूचिस्तान के बॉर्डर तक, ग्वादर तक, और यहाँ से अपना पेशावर से लेकर, खैबर से लेकर इधर वाघा बॉर्डर तक, दरमियान में सारे यानी अक्रॉस द कंट्री जो पैदा हो रहा है यहाँ का, वो इक्वल सिटीजन है, कोई अकलियत नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, और ये तमाम के तमाम तमाम पाकिस्तान के हिस्सेदार हैं। और उसके बाद इन तमाम के लिए जो है कानून एक बराबर है, और उसके ऊपर अमल होना जब स्टार्ट होगा, तो ये बात होगी कि हम एक डेमोक्रेसी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करेंगे। इस वक्त जो जो सूरत हाल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की सबसे ज्यादा जरूरत तो हमें है। आप बताइए, क्या आप और मैं खास तौर पे, क्या हम खुलकर कहीं यहाँ पर बात कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अभी भी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी ही प्रिविलेज देके कर रहे हैं, ये गुफ्तगू किसी को पसंद नहीं आएगी यहाँ। एक पार्ट किसी को पसंद नहीं आएगा, एक पार्ट किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन बात यह है कि इन 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल उसी सूरत में महफूज है अगर इनको जस्टिस की कोई उम्मीद हो अपने लिए। बदकिस्मती से जो जस्टिस, हमारा जस्टिस सिस्टम है, वो हेडलाइंस में रहने की ज्यादा कोशिश करता है, और हम्बल होकर अपने फर्ज की अदायगी की कम कोशिश करता है। ये एक बदकिस्मती है। ये हमारी सोसाइटी का वो डालमा है जिसके ऊपर मैंने कई दफा सवाल भी अपने ट्विटर अकाउंट पर छोड़ा है कि हम क्वालिटी ह्यूमन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, जो हम्बलनेस में रहें, जो हम्बल होकर अपना फ़राइज़ को अदा करें, और फिर खामोशी से अपने प्रोफेशन की छोड़कर जब रिटायर्ड लाइफ गुजार सकें, या अपने प्रोफेशन में रहें। हर शख्स पॉपुलर होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने तज़किरे के लिए परेशान है, और जो उसका अपना काम है उसको छोड़कर किसी और का काम करना चाहता है। फैसल भाई, क्योंकि जो जिस तरह आपने बातें की, इनको तो लेयर बाय लेयर अगर हम डीकंस्ट्रक्ट करने बैठे कि सेक्युलरिज्म कैसे आएगा, तमाम चीजें आना भी चाहिए या नहीं, आप जानते हैं कि वो उसमें सदियां लग जाएंगी हमें ही बात करते करते। और आखिर में हम कितनी भी उसूली बात कर लें, आखिर में मेरा ख्याल है हम दोनों मुत्तफिक होंगे, फिर प्रैक्टिकली हम ना ही समझें। खैर, इसलिए फिर इसको किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। मुझे ये बताइए फैसल भाई, आप ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब के पास 3 साल थे, फिर 6 साल थे, उन्होंने अपना किरदार शो किया। लेकिन अगर आप आसिम मुनीर साहब को देखें तो किरदार तो उन्होंने शो कर दिया कि लगता है कि ही मीन्स बिजनेस। आते ही वो कोई उस तरह की पब्लिक एक्टिविटी नहीं कर रहे, हुकूमत के साथ बिल्कुल आकर खड़े हो गए हैं, जो हुकूमत के अपने इकोनॉमी के मामलात हैं उसमें वो आ के तकरीरें कर रहे हैं। हम्म। खान साहब के ऊपर साफ नजर आता है कि लकीर लगा दी गई है।
उसके अलावा अभी हम्म, जो आईएसपीआर ने तकरीर की, उसमें उन्होंने फरमाया कि हकीकी सियासी जमातें अपने किरदार अदा करें और बात करें। जाहिर है कि हम्म, वो पीएमएलएन और पीपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इशारा तो उन्होंने कर हम्म, दिया है कि वो पीटीआई के मुखालिफ, खान साहब के मुखालिफ हैं, और यही सियासी जमातें जो हम्म। पहले जिस तनख्वाह पे काम कर रही थी उसी तनख्वाह पे काम करेंगी। अब देखिए, बात यह है कि इस वक्त तो बैटल ग्राउंड ड्रा हो चुकी है। अब तो जंग है सर्वाइवल की। अब पाकिस्तान में एक न्यू इमर्जिंग एस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई प्लस जुडिशरी, उसके मुकाबले में पुरानी एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री की, इन दोनों में से एक ने बचना है। इसलिए आप देखें कि दोनों कानून के मुताबिक कोई प्ले नहीं कर रहा। जजेस, चीफ जस्टिस आज के और उससे पहले वाले बिल्कुल कानून के मुताबिक कोई काम नहीं कर रहे थे। नाजाती जिंदगी में जो उनकी शो हो रहा था, जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे थे, मिलिट्री तो खैर बिल्कुल आके सियासत के तालाब के अंदर खड़ी हो गई थी, अभी भी खड़ी है। अब बात यह है कि अब वो जो मैंने कहा कि एक सेंस ऑफ बिट्रेयल है जुडिशरी में और पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई में, उनके वर्कर्स में, उनके चाहने वालों में, और वो ऑन रिवेंज मूड। और उस मूड का मतलब ये है कि अगर वो और उनके स्टालवार्ट जीतते हैं तो ये जो पुरानी एस्टेब्लिशमेंट है, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये धड़न तख्ता हो जाएगी। फिर ये पाकिस्तान को नई एस्टेब्लिशमेंट लीड करेगी। तो भाई अब तो सर्वाइवल की जंग है। अब आप कानून, आइन, इखलाक किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं तो किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, हम एक डिफिकल्ट टाइम में हैं, और मुझे और आपको इसीलिए आज बार बार हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रिक्टली हमें इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पर आना पड़ेगा, जो कि ज़ाहिर एकदम तो नहीं आएंगे हम। तो आपके और मेरे लिए बेसिकली टफ जंग हो गई है कि जजेस का इंसाफ से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद मिलिट्री जो है वो जितनी पहले सियासत में थी, आज उससे ज़्यादा सियासत में है। और वो सियासतदान जो 18वीं तरमीम करके फौज को स्टेप बाय स्टेप बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, आज वो मजबूर हैं कि वो फौज के कंधों के ऊपर चढ़े, बल्कि और शहबाज शरीफ के जो खुशामदाना ट्वीट हैं वो तो पढ़े नहीं जा सकते। उसमें इतना मक्खन और इतना शहद है। और इससे पहले यही काम इमरान खान जो है किया करते थे। तो ये जो एलीट ने हमें आके पाकिस्तान के अवाम को और आप जैसे सोचने समझने वाले लोगों को मुश्किल में खड़ा कर दिया ना, कि हम तीनों में से किसको सपोर्ट करें। मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा बैक पे होते हैं और हम प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करते हैं कि आप पाकिस्तान से सच बोलें। वो चैनल और वो सहाफ़ी और वो चीफ जस्टिस जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, वो आके बताएं कि हाँ जी, ये हमारे ग्रुप्स थे, इनमें हम बात किया करते थे, इनमें हम लोगों को जो है मैसेज भेजा करते थे कि मैं कल ये फैसला दूंगा और आपने ये पेपर आज आज लहराना है, आज यूं करना है, आप इसको लेके आए। बल्कि पिटिशंस तक उनको व्हाट्सएप करते थे कि कल हम ये करेंगे, तो आप जरा इसको आज दिखाएं। वो आके सच बोले अवाम के साथ। और आज शहबाज शरीफ समेत सारे लोग ये पाकिस्तान को, अवाम को ये बताएं कि वो जो आप पहले मेरे से सवाल कर रहे थे कि इनके पास वो प्लान क्या है कि फौज को ये वापस बैरक्स में भेज सकते हैं, कि फौज अपने काम के ऊपर पूरी तवज्जो दे। और वो जो एक बिजनेस अंपायर बन गई है, जो कि एक ऐसा बैगेज हर आर्मी चीफ के लिए बन गया है कि अगर उसको उठाता है तो अपना बैड नेम लेता है, अगर नहीं उठाता तो फौज के ऊपर अपनी स्ट्रॉन्ग कमान कैसे रखेगा। इस मसले को भी हल करना है। देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है। इसके लिए ये सिर्फ कह देना कि आप इसको बुरा बुरा कहें तो बुरा इसमें तो कोई कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन इसको वाइजली हल करना पड़ेगा ना। किसी को हमला करके, या किसी को बंद करके, किसी को नाअहल करके, या किसी बिल्डिंग को जो है आग लगा के तो ये मसला नहीं हल होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा ये कि आपके लाइक और कमेंट की वजह से YouTube ये वीडियो ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करेगा।